नमस्ते। चुनावी सुर्खियों के शोर से हटकर आज हम जरा गहराई में उतरते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र नरेनी का विश्लेषण करेंगे। मकसद सिर्फ हार जीत का हिसाब लगाना नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करना है कि शासन और जनता के बीच असल में चल क्या रहा है। तो हमारी आज की पड़ताल का केंद्र है नरैनी, जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में आता है। कहते हैं यहाँ का हर एक वोट इस मिट्टी की और यहाँ के लोगों की अपनी एक कहानी कहता है, और हमें इसी जमीनी हकीकत का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना होगा। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आंकड़ों में छुपी इस कहानी को, इस दास्तान को पढ़ा कैसे जाए। यही सवाल हमारी इस पूरी पड़ताल की बुनियाद है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी ये पूरी पड़ताल कैसे आगे बढ़ेगी। सबसे पहले जमीन के नब्ज को समझेंगे, फिर आंकड़ों से मिल रहे संकेतों को पकड़ेंगे, चुनाव के पूरे ताने बाने को देखेंगे, फिर शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे और आखिर में उद्देश्य के रास्ते को तलाशेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, जमीन की नब्ज। देखिए, किसी भी जगह के वोटों को समझने से पहले वहां के लोगों को, उनकी जिंदगी को, उनके काम को और उनकी चिंताओं को समझना बेहद जरूरी है। तो नरैनी की सामाजिक आर्थिक तस्वीर है कैसी? देखिए, ये सूखाग्रस्त बुंदेलखंड का हिस्सा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती पर टिकी है। यहाँ दलित और गैर यादव ओबीसी आबादी काफी ज्यादा है, और हां, जातीय समीकरणों का एक लंबा और काफी तीखा इतिहास भी रहा है। इसके अलावा कुछ पुराने हाई प्रोफाइल न्याय से जुड़े मामले हैं जिनका असर आज भी लोगों की सोच पर गहरा है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ये नरैनी के लोगों की 3 सबसे बड़ी, सबसे गहरी शिकायतें हैं: कृषि संकट, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक न्याय। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ किताबी समस्याएं नहीं हैं, ये लोगों की रोज की जिंदगी से जुड़े संघर्ष हैं, उनकी आजीविका और उनके सम्मान से जुड़े संघर्ष। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य सामने आते हैं: हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करना और ये सुनिश्चित करना कि उनकी आवाज सुनी जाए। तो चलिए अब जमीनी हकीकत से आगे बढ़ते हैं और उन ठोस आंकड़ों को देखते हैं जो इस हकीकत को बयान करते हैं। नरैनी में कुल मतदाता कितने हैं? 3,42,361। मतलब इस एक विधानसभा क्षेत्र में लोकतंत्र का पैमाना काफी बड़ा है। अब उस बड़ी संख्या की तुलना जरा 2022 की जीत के मार्जिन से कीजिए, सिर्फ 6,719। तो इसका मतलब क्या हुआ? साफ है, नरैनी की राजनीति में मुकाबला कितना कड़ा है और हर एक वोट की कीमत कितनी ज्यादा है। तो 2022 के चुनाव में हुआ क्या था, एक नजर डालते हैं। वोटिंग हुई 62.5%, बीजेपी को मिले 38.9% वोट और वो जीत गए। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही 35.8% वोटों के साथ, और जीत का अंतर सिर्फ 3.1% के करीब। तो अब इन मोटे मोटे आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझते हैं। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में, क्योंकि चुनाव कोई एक दिन का खेल नहीं होता है। ये तो राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की एक लंबी कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। अगर नरैनी के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो कुछ बड़े मोड़ दिखते हैं। 1993 में मंडल के बाद का ध्रुवीकरण, फिर 2002 में बसपा का उभार, 2012 में न्याय का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया, 2017 में एक राष्ट्रीय लहर का असर दिखा, और 2022 में जैसा हमने देखा, मुकाबला बेहद करीबी था। ये वो मोड़ हैं जिन्होंने इस क्षेत्र की राजनीति को दिशा दी है। लेकिन इन सब में 2017 का चुनाव एक बहुत ही खास मोड़ था। क्यों? एक तो राष्ट्रीय स्तर पर एक लहर थी, और दूसरा विपक्ष बिखरा हुआ था। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी का वोट शेयर उछलकर 46.1% पर पहुंच गया, और इसने सही मायनों में यहां का पूरा चुनावी नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो सवाल उठता है कि ये जो चुनावी उतार चढ़ाव हुए, इनके पीछे असल वजहें क्या थीं? देखिए, 4 मुख्य बातें हैं। गैर यादव ओबीसी वोटों का एक तरफ जाना, अपराध और न्याय के मुद्दे जो पुराने केस से जुड़े थे, गांव और खेती का गहरा संकट, और एक बहुत मजबूत कैडर बेस संगठन का खड़ा होना। ठीक है, तो अब तक हमने जो किया वो था अतीत का विश्लेषण। अब बात करते हैं भविष्य की। अब हम इन सब चीजों से एक रोड मैप बनाने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा खाका जो किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि असरदार शासन के लिए हो। इस फ्रेमवर्क को हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये शासन के लिए एक 4 मुंह वाला, या कह लें 4 आयामी ढांचा है। इसमें चुनावी संगठनात्मक, नैरेटिव यानी कथा, और संसाधन, इन चारों को एक साथ जोड़कर देखा जाता है। तो ये 4 चेहरे हैं क्या? पहला है चुनावी चेहरा, यानी सामाजिक गठबंधन कैसे बने और सभी को सही प्रतिनिधित्व कैसे मिले।
दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, मतलब एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाना जो लोगों तक सुविधाएं पहुंचाए और उनकी शिकायतें सुने, जैसे नरैनी का कृषि संकट। तीसरा है कथात्मक चेहरा, यानी सच्ची और सीधी बात करके जनता की भावनाओं से जुड़ना। और चौथा, संसाधन चेहरा, यानी जमीन पर काम करने के लिए जरूरी पैसा और लोग जुटाना। अब इस कथात्मक चेहरे को समझने के लिए ये लाइन देखिए, नरैनी की बेटियां असुरक्षित, एमएसपी अधूरा, जीवन महंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उन शिकायतों की सीधी आवाज है जो हमने पहले देखी थीं। असल में इसी को तो शासन की चेकलिस्ट होना चाहिए। ये जो स्वॉट एनालिसिस है, ये किसी पार्टी का नहीं, बल्कि नरैनी की पूरी शासन व्यवस्था का है। ताकत क्या है? जमीन पर जुड़े हुए कम्युनिटी नेटवर्क्स। कमजोरी, जमीनी संगठन में कुछ कमियां हैं जिससे डिलीवरी फेल हो सकती है। अवसर क्या है? गांव में बहुत असंतोष है, जो एक साफ इशारा है कि आर्थिक मुद्दों पर काम करना होगा। और खतरा, ध्रुवीयकरण वाली बातें जो समाज को बांट सकती हैं। और इसी सब से निपटने के लिए एक भरोसे के सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो अब हम अपनी इस पूरी चर्चा के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। जो कुछ हमने अब तक देखा समझा उसे समेटते हैं और लोक सेवा के लिए एक व्यवस्थित, एक इंजीनियर्ड अप्रोच की बात को पुख्ता करते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? असली चुनौती चुनाव जीतना नहीं है, नहीं। असली चुनौती है भरोसे का एक ऐसा सिस्टम बनाना जो वादे पूरे कर सके और लोगों की जरूरतों पर खरा उतर सके। यही इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी सीख है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बुनियादी उसूल की याद दिलाती हैं। सच्चा शासन वही है जो हर एक इंसान की गरिमा, उसकी इज्जत का सम्मान करे। इसका मतलब ये है कि लोगों की आवाज सुनी जाए, सिर्फ वोट डालते समय ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी। ये हमारा संवैधानिक मूल्य भी है और एक इंसानी जरूरत भी। तो हम इस चर्चा को एक सवाल पर खत्म करते हैं। क्या शासन का एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो डेटा पर आधारित हो, जो नेताओं के चेहरे पर नहीं बल्कि सिस्टम बनाने पर ध्यान दे, क्या वो सच में नरैनी जैसी जगहों की गहरी पुरानी चुनौतियों का समाधान कर सकता है?